हेलो गाइस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखी थी। आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो बता चुका हूँ। आज एप्लीकेशन देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, लेकिन उससे पहले दोबारा से एक बार और बता रहा हूँ, आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी। तो यहाँ पे देखिए आप कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो पहले शुरुआत में एनर्जी डिक्रीज होगी, बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ तक डिक्रीज होगी, जहां तक मिनिमम बॉन्ड लेंथ ना हो जाए, मिनिमम बॉन्ड लेंथ ना हो जाए वहां तक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे हमने क्या लिया है, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे हम, दैट इज I&D, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सिमिलरली जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में देखा था हमने, यहाँ पे हमने लिया है दैट इज एनर्जी लिया है। और लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखोगे आप तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। लगातार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती रहेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पहले घटेगी, बाद में बढ़ेगी, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे घटेगा तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ इतनी डिस्टेंस पे आके उनमें जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, उसके बाद में क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ज्यादा डिस्टेबलाइज करते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करते हैं, इनकी एनर्जी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। आपको अगर बताया जाए तो अप टू 16% तक के ये मॉलिक्यूल को क्या कर जाते हैं, डिस्टेबलाइज कर जाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कंपैरिजन में। दोबारा से इस पर आने वाले हैं, आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारे पास, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है, तो देखिए आप किस तरीके से है, जिस तरीके से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सिमिलरली उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू अफबोव रूल। अकॉर्डिंग टू विच रूल, अफबोव रूल। अफबोव रूल क्या कहता है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे, बाद में किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। यही तो रूल है कि दैट इज जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। ये आपको पता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, दैट इज अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, हर्ट्ज रूल भी लगाना है। हर्ट्ज रूल कैसे लगाओगे कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आपको सिंगली भरना है, बाद में इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से है हमारे पास, देखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल है दैट इज पाई। हमारे पास में कौन से, पाई 2px विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2py, पाई 2py। सिमिलरली इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, और देखिए हमारे पास में है पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py। मतलब जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उसे कहते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल। और तीसरी बात और ध्यान में रखनी है आपको कि यहाँ पे हमको कौन सा रूल लगाना है, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या लगाना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगाना है, या पॉली एक्सक्लूजन रूल बोल देंगे हम यहाँ पे, पॉली एक्सक्लूजन रूल। और पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है कि कोई भी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, और वो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हैव अ अपोजिट स्पिन में रहेंगे, सेम स्पिन में कभी नहीं रहेंगे। सिमिलरली यही जो रूल है जो कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, वही रूल हमें यहाँ पे भी देखने हैं। समझ में आगे बात, यहाँ पे क्लियर है सबको। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे ये रूल लगाना है। अब चलते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग होगी। मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होगी तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग होगी। मैं आपको दोनों भी बता चुका हूं। दोबारा से कुछ एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास में, तो दोबारा से वो डायग्राम आने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एप्लीकेशंस ऑफ, चलिए स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हमने देखी है उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम एनर्जी बताते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जैसे कि सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, वो बताया है हमने, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम क्या बताते हैं, एनर्जी बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसका, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, क्या हो जाएगा, दैट इज BOND, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। दिस आर द फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो क्या होती है बॉन्ड ऑर्डर, तो सुनिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर होती है दैट इज नंबर ऑफ bonds in between two atoms, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है उसे कहते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड मौजूद है दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन द टू एटम्स व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं अगर बात करूं ए और ए की बात करूं, तो मैं मान लिया ए और ए के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल है। अगर मैं मान लू यहाँ पे ए और ए के बीच में 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं मान लू यहाँ पे ए और ए के बीच में बॉन्ड कितना है, दैट इज 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ रही है, सिंपल बात है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन द टू एटम्स व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड कितने मौजूद है इस दो एटम के बीच में, चाहे वो सिमिलर एटम हो या डिफरेंट एटम हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है आपको। उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर। अब सवाल ये आता है कि बॉन्ड ऑर्डर मेजर कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये जो है ये फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अब आपको पता है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे उन्हें कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे उन्हें क्या बोलोगे आप, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, दोबारा से एग्जांपल्स आएगा तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप डिस्कस कर लो। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल में, यहाँ पे देख लीजिए मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब उसके बीच में दो एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड अगर है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये दूसरा भी हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो होगी। बॉन्ड अगर ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो ये H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं हो, इनके बीच में दो हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड ही ना हो, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो सिंपल लॉजिकल बात है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इस केस में मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात भी ध्यान में रखिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में मॉलिक्यूल क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा। आप ही सोचो, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, अगर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है तो बॉन्ड ऑर्डर तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो आने वाली है, तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन दो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो तो एटम के एटम ही रहेंगे, मॉलिक्यूल कभी बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने के लिए या मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। मॉलिक्यूल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या होगी, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जीरो से ज्यादा होगी, लेकिन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा हो जाए या इक्वल टू हो जाए बॉन्डिंग के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे होगा दोबारा से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर Nb विल बी ग्रेटर देन Na, तो इस केस में मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा।
मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये बात सही है कि मॉलिक्यूल इस केस में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन चौथी बात भी ध्यान रख लीजिए, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए किसके, नॉन दैट इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, दोनों बराबर हो जाए, तो इस केस में मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब देखिए यहाँ पे दो ही केसेस है, आपने ध्यान में रखनी है। पहली केस है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं आएगी, ग्रेटर 0 के बराबर आएगी। 0 से लेस नहीं बोल रहा, दैट इज 0 के बराबर नहीं आएगी। और आप ही सोचो, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डिस्टेबिलेट करेंगे। तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि अफबाउ रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो ये केस तो आप देखिए, ये जो थर्ड केस बुक में दी है, एनसीईआरटी में भी दी है कि दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं इसे ब्रैकेट कर देता हूं, इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा होंगे बॉन्डिंग से, आप ही सोचो ना। क्योंकि बॉन्ड अफबाउ रूल कहता है कि जिसकी एनर्जी पहले कम होगी, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, बॉन्डिंग में। जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। तो पहले बॉन्डिंग का पेट भरा जाएगा, बाद में एंटी बॉन्डिंग में जाएगी। समझ में आ रही है? तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये बात तो आपको इग्नोर करके ही चलना है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सवाल आता है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग अगर हो जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, आप ही सोचो। अब यहाँ पे देखो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर हो गए। लेकिन मैंने क्या बोला है आपको कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल को 16% से ज्यादा मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। समझ में आ रही है? मतलब इसकी एनर्जी कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से, इसकी पावर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा तादाद में, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में, या इसमें ज्यादा प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इस वजह से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सेम भी हो जाए तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी डिस्टेबलाइजिंग पावर इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या रहेगा, डिस्टेबलाइज ही होगा। और डिस्टेबलाइज होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। अभी मेरे पास दो एटम है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या है, स्टेबल है। अगर दो बॉन्ड आ जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तीन बॉन्ड आ जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इनके बीच में एक बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में, तो ये स्टेबल है। दो बॉन्ड आ जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तीन बॉन्ड आ जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड लेंथ के। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी देख लीजिए आप। मैंने बोला है यहाँ पे ए और ए के बीच में बॉन्ड है, इनकी अगर मैंने मान लिया बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ मान लिया मैंने x एंगस्ट्रॉन है। कितनी एंगस्ट्रॉन है, x एंगस्ट्रॉन है। ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, y एंगस्ट्रॉन होगी। कितनी होगी, y एंगस्ट्रॉन। और ए के बीच में यहाँ पे तीन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, z एंगस्ट्रॉन होगी। तो आप ही सोचो कि जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी, वो एटम उतने नजदीक आते चले जाएंगे, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना घटता चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ की अगर बात करूं तो x will be greater than y will be greater than that of the z, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अब इसके बाद में हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और उसमें होमो और ल्यूमो क्या होते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तब तक कि ये बात क्लियर है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगी तो ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, आपको समझ में आ गया होगा।
बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 होगी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अगर बराबर हो जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, बाद में एंटी बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। क्लियर है आपको? और ये बात एप्लीकेशन में ध्यान में रखना कि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर्स की बिहाफ पे, और बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के और डायग्राम के और भी कई एप्लीकेशंस है या थ्योरी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं हम यहाँ पे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड दी हीलियम। तो हाइड्रोजन के लिए देखिए, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, फर्स्ट हाइड्रोजन का। ये सेकंड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हो गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला बनेगा दैट इज सिग्मा 1s और दूसरा क्या बनेगा दैट इज सिग्मा स्टार 1s। सही है, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो के दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। सही है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा ना अभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है नहीं हमारे पास, दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। तो मतलब हमारे पास में एनबी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए। निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल्स टू Nb माइनस Na/2, सो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0/2, तो विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 1। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ग्रेटर देन 0 आ गई, दैट इज मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गई तो मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई बात आपको कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों करेगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक है दैट इज एंटी बॉन्डिंग और एक है बॉन्डिंग। एक क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। अब यहाँ पे इस दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखो कि जो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है ये है, और अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल कौन सी है? ये वाली है। तो अब अगर मैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड जिसकी एनर्जी ज्यादा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे हम, तो ये एक ही है, तो इसे कहते हैं दैट इज होमो। इसे क्या कहते हैं हम? होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये ऑक्युपाइड एकलौती एक है ना, मतलब यही तो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट हो जाएगी। लोएस्ट की बात नहीं हो रही है, हाईएस्ट की बात हो रही है। आगे आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगी? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है, और यही क्या है? ऑक्युपाइड है। अब अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल देख लो आप, ये है अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल, लेकिन इसके ऊपर वाले भी तो अनऑक्युपाइड है, जैसे कि सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। समझ में आ रही बात है? ऊपर वाले भी तो अनऑक्युपाइड है, तो इसे कहते हैं ल्यूमो। इसे क्या बोलोगे आप? ल्यूमो। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो होमो और ल्यूमो समझ में आ गया होगा आपको। ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ऐसी कोई ऑर्बिटल नहीं है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है और वो ऑक्युपाइड है, लेकिन ये देखिए आप, ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल है, लेकिन इसके ऊपर के तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी? ल्यूमो। ल्यूमो बोले तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। समझ में आ गई? होमो और ल्यूमो। और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब मान लो यहाँ पे अगर मैंने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हिट कर दिया। इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हिट कर दिया, तो हाइड्रोजन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो अब यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? यहाँ से क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा? आप ही देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा 1s से सिग्मा किस में चला जाएगा? सिग्मा स्टार 1s में चला जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल बचे कितने? 1, क्योंकि यहाँ पे एक था तो अब यहाँ पे चला गया। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हो गए? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगी? बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बोले तो 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई? 0 आ गई। तो अब मुझे बताइए कि ये जो H2 जो है यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एक्साइटेड स्टेट में? सो दिस आर डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपने कि ये H2 जो है एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ये क्या करता है, जैसे ही H2 किस में कन्वर्ट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो इमीडिएटली किस में चला आता है, H2 में चला आता है। किस में चला आता है, H2 में। और यहाँ पे देखिए आप, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, अबाउट 296 किलो जूल पर मोल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। इसलिए इसे कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं आप इसे, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला जो हाइड्रोजन है, इसे एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। जैसे क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्या हुआ कि अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग का, वो एक से ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैंसिल करता है, मतलब डिस्टेबलाइज करता है। तो ये इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है कि इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2 में। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही इमीडिएटली किसमें आ जाएगा, बॉन्डिंग में आ जाएगा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज अबाउट 296 किलो जूल पर मोल। इसलिए इस हाइड्रोजन को हम यूज किया जाता है वेल्डिंग पर्पज में। इट इज यूज इन वेल्डिंग पर्पज। आपको पता है वेल्डिंग किस क्या होती है, तो वेल्डिंग पर्पज में इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दैट हाइड्रोजन जिसको एज दी क्या बोला जाता है, उसे एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन। अगर मैं अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी की अगर बात, चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, पहले थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है उसे। अब यहाँ पे देखो H2 की स्टेबिलिटी देन H2 प्लस देन H2 माइनस ज्यादा रहेगी। अब क्योंकि H2 में देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन H2 प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो बॉन्डिंग में रहेगा। H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो हमने लिख दिया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 तो के 2 बॉन्डिंग में चले गए, यहाँ पे तो एक ही था तो बॉन्डिंग में जाएगा ऑब्वियसली। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी इसके लिए, 1 आएगी, इसके लिए 0.5 आएगी, इसके लिए 0.5 आएगी। अब सवाल ये आता है कि ये तो समझ में आ गई कि H2 ज्यादा स्टेबल है H2 प्लस से H2 माइनस से, लेकिन H2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है H2 माइनस से, दोनों की बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, 0.5 तो अब आप देखिए इसमें कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं है, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने अभी थोड़ी देर आपको डायग्राम से ग्राफिकली बताया है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एक से ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैंसिल करता है। इसलिए H2 माइनस की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी H2 प्लस से। क्लियर है अभी यहाँ पे। अब चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द हीलियम मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ये मैंने हीलियम का फर्स्ट एटम लिया है यहाँ पे, ये इस तरीके से, यहाँ पे हीलियम का दूसरा एटम, ये पहला ऑर्बिटल 1s और ये दूसरा ऑर्बिटल इसका 1s। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और दूसरे हीलियम के पहले ऑर्बिटल 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हुए हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला बनेगा दैट इज सिग्मा 1s, दूसरा क्या बनेगा दैट इज सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो इस केस में आप मुझे बताइए, इस केस में होमो कौन सा होगा, होमो बोले तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्युपाइड तो दोनों भी है, लेकिन इसमें से हाईएस्ट ऑक्युपाइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये तो लोएस्ट हो जाएगा ना, अब हाईएस्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसे कहेंगे हम दैट इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये तो ऑक्युपाइड है ना, ये भी ऑक्युपाइड है, लेकिन हमको हाईएस्ट ऑक्युपाइड चाहिए। ये तो लोअर एनर्जी ऑक्युपाइड है, ये हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड है। अब अगर ल्यूमो की बात आ रही है तो इसके ऊपर वाले सारे के सारे ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। तो ल्यूमो कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर का ल्यूमो कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s क्या हो जाएगा, यहाँ पे ल्यूमो हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार 2s भी तो ल्यूमो थोड़ी होगा, कि वो तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन लोएस्ट अगर अनऑक्युपाइड देखेंगे तो ये हो जाएगा इसके ऊपर वाला, तो दैट इज सिग्मा 2s। सिग्मा 2s क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो 2 है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर व्हिच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 - 2 अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो आप ही बताइए देयरफॉर हेंस He2 डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। He में बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, इसलिए He2 मॉलिक्यूल क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होती है। इसके अलावा बाकी की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है, नाइट्रोजन के लिए C2 के लिए, B2 के लिए, C2 डाई नेगेटिव के लिए, C2 प्लस के लिए, इसके आगे के मॉलिक्यूलर डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।